नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और आज की हमारी लीड स्टोरी है डोनाल्ड ट्रंप। पनामा से लेकर ग्रीनलैंड और कनाडा, ट्रंप के एजेंडे पर क्या-क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे एक रिपोर्ट। और इसके अलावा दिखाएंगे आपको लेबनान के सीमावर्ती शहर नकूरा से इजरायली सेना हटने के बाद लेबनान की सेना अब वहां पर तैनात हो गई है। इसके अलावा आपको खबर दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया से भी, जहां पर एक सी प्लेन क्रैश होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। और एक भूकंप, जबरदस्त भूकंप जो तिब्बत में आया, तिब्बत में आए इस भूकंप के बाद वहां लोगों को बचाने का काम अभी भी जारी है। साथ साथ वॉशिंगटन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का पार्थिव शरीर। लेकिन इन खबरों के पहले आइए देखते हैं दुनिया भर में फैलता कुदरत का कहर। तो सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं अमेरिका की तस्वीर और यूके की तस्वीर। 2 तस्वीरें, कहीं जंगल की आग धू धू करके पूरे इलाके फूंक कर राख कर रही है, तो कहीं बाढ़ ने सब कुछ डुबो दिया है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस इलाके में लगी आग ने पैसिफिक पैलिसाड्स के पॉश इलाके के मकानों को जलाकर राख कर दिया है। यहां से हजारों लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। और उधर दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की। यहां के लेस्टर में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। मकान और सड़कें डूबी हुई हैं। इसके साथ ही सख्त सर्दी ने हालात और भी गंभीर कर दिए हैं। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके तस्वीरें। सबसे पहले कैलिफोर्निया की बात। कैलिफोर्निया में जबरदस्त आग लगी है जिसने व्यापक तबाही मचाई है। इलाके के हजारों मकान जलकर राख हो गए हैं। ये देखिए किस कदर जबरदस्त है आग और फैल रही है। करीब 30,000 लोगों को अपनी जान बचाकर और मकान छोड़कर भागना पड़ा है। और ये बात है कैलिफोर्निया की। अधिकारियों ने तबाह हुए मकानों की तादाद नहीं बताई है, लेकिन कहा है कि 13,000 मकान जो हैं वो खतरे में हैं। लॉस एंजलिस के पैलिसाड्स इलाके में रईस और मशहूर हस्तियों के आलिशान मकान हैं। हॉलीवुड के नामचीन अदाकार टॉम हैंक्स, रीज विदरस्पून और एडम हैंडलर जैसे लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन जंगली आग के सामने दौलत और रसूख सब बेबस दिख रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें कुछ मशहूर लोगों की जो यहाँ इस इलाके में कैलिफोर्निया के रहते हैं। यहाँ पे हालात इतने बुरे थे कि कई लोगों को अपने जलते हुए मकानों को छोड़कर जान बचाकर पैदल भागना पड़ा, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ भी जल चुकी हैं। बहुत से लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियाँ छोड़कर भागे। आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन तेज़ हवाओं ने ये काम और मुश्किल बना दिया है। तो एक तरफ इस तरह की आग बरस रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि किस तरह की बाढ़ है यूनाइटेड किंगडम में, जिससे लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। लेस्टरशायर इलाके में इमारतें, सड़कें और खेत खलिहान सभी पानी में डूबे हुए हैं। यही नहीं, यहाँ पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने हालात और भी बिगाड़ दिए हैं। जानकारों का कहना है कि 2021 के बाद इस बार यूके में सबसे सर्द मौसम होगा और उस पर इस तरह की बारिश और बाढ़। और आइए अब देखते हैं आज की लीड स्टोरी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि सुरक्षा की नज़र से ये बेहद ज़रूरी है कि ग्रीनलैंड और पनामा कनाल दोनों अमेरिका के नियंत्रण में हों, और वो ऐसा करके रहेंगे। डेनमार्क और पनामा दोनों ने ट्रंप के इन बयानों को खारिज किया है, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका की ताकत के सामने उसके आस पड़ोस के देशों के अलावा दूसरे देश भी ट्रंप के बयानों से कुछ घबराए हुए हैं। देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। ग्रीनलैंड को खरीदना, कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना और पनामा नहर पर कब्जा करना। ये है ट्रंप का एजेंडा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार पड़ोसी देशों को लेकर बयान दे रहे हैं, जिसमें वो उन्हें अमेरिका में शामिल किए जाने की वकालत कर रहे हैं। 20 तारीख को ट्रंप शपथ लेंगे। उसके पहले उन्होंने अपना एजेंडा साफ कर दिया है।
क्या अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत ट्रंप के लिए ये करना मुमकिन होगा या फिर ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट या खोखले बयान है? ये सवाल बना हुआ है। सबसे पहले देखें ग्रीनलैंड की कहानी। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा। ट्रंप का मानना है कि सभी जगह मौजूद रूसी और चीनी जहाजों की निगरानी के लिए सेना की कोशिशों के लिए ये द्वीप बेहद जरूरी है। अपने पहले काल में भी ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात कही थी। इस बार और आक्रामक हैं और सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बयान तब दिया जब उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ग्रीनलैंड का दौरा किया है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के कब्जे में एक स्वायत्त देश है। उत्तरी अमेरिका से यूरोप जाने के सबसे छोटे रूट पर ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड आर्कटिक का दरवाजा है। अमेरिका काफी लंबे समय से रणनीतिक रूप से अहम मानता है। उसने शीत युद्ध के दौरान यहाँ एक रडार बेस स्थापित किया। दुनिया के कई दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार यहाँ हैं, जो बैटरी और हाईटेक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटिगेट ने बीते महीने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड उनके लोगों का है और बिकाऊ नहीं। डेनमार्क ने भी अमेरिका को बिना नाराज किए हुए कहा कि कोई भी फैसला ग्रीनलैंड के लोगों की सहमति से हो। Amerikansk interesse for, hvad der foregår, også i Nordatlanten, også i det arktiske område, fordi nogle af de spændinger, vi ser i andre dele af verden, ja, de begynder også at komme til det arktiske område. Så jeg, som en meget, meget tæt allieret med USA, synes jeg, der er grund til at glæde sig over den stigende amerikanske interesse. 21 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस द्वीप की आबादी सिर्फ 57,000 है। काफी हद तक स्वायत्त ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर है और ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। इसका सामरिक और आर्थिक महत्व है। चीन और अमेरिका की इस पर नजर है और सवाल है कि क्या ये भी दो बड़ी ताकतों का अखाड़ा बन सकता है। ट्रंप कुछ यही तर्क पनामा नहर को लेकर भी दे रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने चेतावनी दी कि चीन पनामा नहर पर अपना कब्जा करना चाहता है। चीनी सैनिक पनामा नहर को संचालित कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा के तहत इस पर कब्जा वापस ले। अमेरिका ने अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर का निर्माण किया था। 20वीं सदी की शुरुआत में बनी इस नहर का 1977 तक नियंत्रण अमेरिका के पास था। फिर राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में जमीन को वापस पनामा को सौंप दिया गया। इसके बाद 1999 से इसका नियंत्रण पूरी तरह से पनामा के पास चला गया। तब से इस पनामा नहर को एक स्वतंत्र अथॉरिटी चलाती है। हालांकि हांगकांग स्थित एक चीनी कंपनी यहाँ के 2 पोर्ट चलाती हैं और ट्रंप इसी को वजह बनाकर ये चेतावनी दे चुके हैं कि यहाँ चीन अपना कब्जा कर लेगा, इसलिए अमेरिका को पनामा पर कब्जा वापस चाहिए। इसके अलावा ट्रंप कनाडा को भी अमेरिका में मिलाने की बात कह चुके हैं। वो कनाडा को पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अमेरिका के साथ लगती अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाए, वरना वो कनाडा के सामान पर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। अब तो कनाडा को खुले तौर पर अमेरिका के हिस्से में दिखाकर एक नक्शा उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया। अपने मार-आ-लागो रिजॉर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर अपनी चिंताओं को दोहराते हुए कहा था कि मेक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका में ड्रग्स आ रहे हैं। उन्होंने कनाडा की तरह ही मेक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप के इन बयानों से उनके एजेंडे का पता चलता है और दुनिया भर के लिए, खास करके अमेरिका के पड़ोसियों के लिए अगले 4 साल चुनौती भरे होने वाले हैं, ये भी साफ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो सिर्फ अपने पड़ोसियों को ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से पश्चिमी एशिया के संकट के ऊपर भी कड़ी बयानबाजी की है, धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेने तक हमास ने इजरायली बंधक वापस न किए तो पूरे क्षेत्र में कयामत बरपा होगी। अभी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने में कुछ वक्त बचा है, लेकिन उनके बयान दुनिया भर में खलबली मचा रहे हैं। फिलिस्तीन में इजरायली बंधकों को लेकर उन्होंने हमास को चेतावनी दी है। कहा कि अगर 20 जनवरी तक इजरायली बंधक वापस न किए गए तो हमास की खैर नहीं और पूरे क्षेत्र को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. वैसे तो मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन की टीम के लोग इजरायल के बंधकों को छुड़वाने की कोशिशें काफी दिनों से कर रहे हैं।
उनका कहना है कि ये काम चुनौती भरा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव पिस्कॉफ ने कहा कि इस मामले में ट्रंप की साख की वजह से हालात बदले हैं और 20 जनवरी तक खुशखबरी मिल सकती है। अगर ऐसा वाकई हो जाता है तो ट्रंप के राष्ट्रपति काल की शुरुआत एक बड़े धमाके से होगी। और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं हर्षवी पंत, जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स जानकार हैं। प्रोफेसर पंत, इसमें सबसे पहले मैं इस रिपोर्ट पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि ट्रंप के इन बयानों का मतलब क्या है, कैसे देखा जाए जब वो पनामा, ग्रीनलैंड, कनाडा को तो वो बार बार कह ही चुके हैं, अब वो ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर रहे हैं, तो इनको गंभीरता से लिया जाए, इसको लेकर ट्रंप का एजेंडा दिखता है आने वाले दिनों में, किस तरह से वो ऑपरेट करेंगे, उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, या फिर ये खोखली बयान है? देखिए नगमा, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप के किसी भी बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने उनके पहले टर्म में भी देखा है कि वो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के साथ शुरू करते हैं और उसके बाद होता क्या है कि बाकी जो एक्टर्स हैं, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपनी रणनीति बदलनी ही पड़ती है। तो पहले अगर आपको याद हो, पहले टर्म में हमने चीन के मुद्दे पर ये बहुत देखा था, जब वो शुरुआत में जो कह रहे थे कोई मानने को तैयार नहीं था कि वो ऐसा करेंगे, फिर उन्होंने किया। उसके बाद पश्चिमी देशों ने भी अपनी रणनीति बदली, बाकी देशों को भी उससे सजग होना पड़ा और चीन ने भी अपनी जो प्रतिक्रिया उस पर जाहिर करी। तो मुझे लगता है जो इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे वो दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनका जो कार्यकाल होगा वो डिस्ट्रप्टिव होगा। उनको कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर उनको लगता है कि अमेरिका को नुकसान हुआ है सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। उन सारे मुद्दों को वो ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो उस जो खामियाजा है उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो एक जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर वो लाने की कोशिश करते हैं अपनी रणनीति में। वो मुझे लगता है वो एक बार फिर एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि इससे पहले कि वो आए और अपना एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन की एजेंडा प्रस्तुत करे, उससे पहले ही वो ये कह दे रहे हैं कि इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में जहां पर खलबली मच सकती है और वो मचाने को तैयार दिखते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी होंगे उनके, अमेरिका फर्स्ट या अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत, या फिर इसे देख रहे हैं कि जो उनका एक आने वाला 4 साल या कार्यकाल रहेगा उसमें एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर इशारा कर रहे हैं वो, क्योंकि अगर वो ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करते हैं, डेनमार्क आपत्ति जता रहा है, वो पनामा कनाल के ऊपर वापस अमेरिका के कब्जे की बात करते हैं, वो कनाडा को पहले ही सोशल मीडिया पे अमेरिका के नक्शे में शामिल कर रहे हैं, तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर तो उनकी, जहां तक उनकी समझ है, जहां तक उन्होंने खाका तैयार किया है, उसमें तो वो वर्ल्ड ऑर्डर अपने मेंटल मैप में बना ही चुके हैं और उसके तहत ही वो काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसमें होगा क्या कि बाकी जो देश हैं जिनको रिएक्ट करना है वो इस पर रिएक्ट करेंगे और कहीं पर हम देखेंगे कि सामंजस्य बनता आपको नजर आएगा। जैसे कनाडा का मुद्दा है, अब कनाडा में वो कह रहे हैं मैं तो टैरिफ लगा रहा हूँ। अब टैरिफ लगा रहे थे तो ट्रूडो साहब भागे भागे गए, फिर उन्होंने कहा कि ये तो 51st स्टेट के गवर्नर बन गए आप, और एक तरह से उन्होंने ट्रूडो की लीडरशिप को इतना नकार दिया कि ट्रूडो के पास खड़े होने के लिए कुछ बचा ही नहीं पॉलिटिकली। तो वहां पर उन्होंने सत्ता भी परिवर्तन कर दिया अपनी तरीके से कनाडा में, और दूसरी तरफ वहां जो सत्ताधारी हैं कनाडा में उनको भी चेता दिया कि अगर अमेरिका के मुद्दों को आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। तो मुझे लगता है इस तरह की रणनीति में वो माहिर रहे हैं और यही रणनीति हमको अगले 4 साल में भी दिखेगी। मुझे नहीं लगता कि वो पनामा कैनाल को खरीद लेंगे या ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। उनका मकसद है कि जो लोग या पनामा कैनाल के ऊपर जो टैरिफ, जो फी लगी है उसको कम किया जाए, चीन का वहां पर जो जिस तरह से रोल हो रहा है वो कम किया जाए। ग्रीनलैंड में भी वो ये चाहेंगे कि ग्रीनलैंड का मुद्दा भी अमेरिका का वहां पर आधिपत्य बना रहे। तो मुझे लगता है इस तरह से वो देख रहे हैं इन सारे मुद्दे। तो एक तरह से वो नेगोशिएट कर रहे हैं, जैसे कि कहा जाता है कि ट्रंप बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, और कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि वो एक बहुत बड़े रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, जैसे वो आसपास की जमीनें खरीदने की बात कर रहे हैं। जी, अब रियल एस्टेट तो पता नहीं वो कितनी खरीद पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी के तौर पर उनको ये लगता है कि उनके पहले कार्यकाल में जिन मुद्दों को उन्होंने टैकल किया था इस तरह की पोजीशंस लेकर, उसमें वो उनको सफलता मिली थी। तो वो मुझे लगता है उसी स्ट्रेटजी को दोहरा रहे हैं कि मैं अब एक नए खाके के साथ शुरू करना चाहता हूं, देखते हैं कहां तक जाते हैं। प्रोफेसर पंत, एक आखिरी कमेंट, हमास को भी उन्हें चेतावनी दे दी है, आपको उम्मीद है कि उनका जो जिस तरह का इमेज है वो कामयाब होंगे उसमें जिसमें बाइडेन कामयाब नहीं हुए थे?
देखिए ये मुझे लगता है कि हमास को इसमें ज़रूर सोचना पड़ेगा क्योंकि एक तो हमास की कैपेबिलिटीज़ वैसे ही कमज़ोर हो रही हैं और दूसरी तरफ अगर अमेरिका में बाइडेन से भी ज़्यादा प्रो इज़राइली एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो ये मुझे लगता है हमास के लिए और हमास के उन वो देश जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक चेतावनी है। तो कहीं पर एक नई स्ट्रैटेजी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं मिडल ईस्ट में उनको बनानी पड़ेगी। जी, शुक्रिया आपका प्रोफेसर पंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्रंप हर रोज़ एक नए बयान देते हैं और वो एजेंडा सेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनका कार्यकाल जो है वो कैसा होगा, इसकी एक झलक उन्होंने दी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिब्बत की, जहां पर एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था और उस ज़लज़ले के बाद तिब्बत में लोगों को बचाने का काम, रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। मलबे के नीचे से तलाश की जा रही है लोगों की। बचाव के काम में 1850 से ज़्यादा लोग जुटे हैं। 7.1 तीव्रता के इस भूकंप ने 125 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। 200 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये मलबे की तस्वीरें आई हैं सामने। भूकंप ने करीब 3600 घर गिरा दिए हैं और 30,000 से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। यहाँ पे याद रखने की बात है कि जहाँ भूकंप आया है तापमान 0 से भी कम है और पहले भूकंप के बाद करीब 500 आफ्टर शॉक्स आए, यानी कि हल्के झटके आ चुके हैं, जिससे वहाँ के लोग बहुत ही मुश्किल में हैं। और आप देख रहे हैं NDTV दुनिया। अब आपको दिखाते हैं खबरें दुनिया के कोने कोने से। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुए सीज़ फायर के बाद आहिस्ता आहिस्ता लेबनान अपने इलाकों पर कब्जा कर रहा है। दक्षिणी सीमावर्ती शहर नक़ूरा से इजराइल की सेना की वापसी के बाद संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना UNIFIL के साथ मिलकर लेबनान की सेना की तैनाती हो रही है। इस सिलसिले में 27 नवंबर को अमेरिकी दूत आमोस हॉकस्टाइन ने समझौता करवाया था। लेबनान की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसकी सेना को नक़ूरा शहर में दाखिल होते हुए दिखाया गया है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रॉटनेस द्वीप से उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद एक सी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। ये सी प्लेन पर्थ जा रहा था। मरने वालों में 34 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई पायलट के अलावा स्विट्जरलैंड की एक 65 साल की महिला, डेनमार्क के 60 साल के एक पुरुष थे। तीनों घायलों को इलाज के लिए पर्थ के अस्पताल ले जाया गया है। रॉटलैंड द्वीप अपने रेतीले समुद्री तट के लिए मशहूर है और एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। और अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए जॉर्जिया से वाशिंगटन DC लाया गया है, जहां पर वो पार्थिव शरीर कल तक के लिए रखा जाएगा। गुरुवार को वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में जिमी कार्टर को अंतिम विदाई देकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 100 साल के जिमी कार्टर अमेरिका के अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति रहे। वो 1976 से 1980 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे।